अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनियर्स डिजीज़ होता क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह और उसके सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम इन्वेस्टिगेशंस इसकी करने लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले आप वही करेंगे कि पेशेंट की ऑटोस्कोपी कर लेंगे, उसका निस्टैग्मस चेक कर लेंगे और ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशंस में चलेंगे आगे कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर लेंगे। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि आपके एक्स एक्सिस पे आपका जो है फ्रीक्वेंसी होती है और वाई एक्सिस पे आपकी जो है वो लाउडनेस मेजर होती है डेसिबल्स के अंदर। ठीक है। अब ये तीन आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपने यही देखना होता है आपको कितनी लाइन्स नज़र आ रही हैं। अगर आपको एक लाइन नज़र आ रही होती है तो इट मीन्स दैट वो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। अगर दो होंगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको तीन लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये दरअसल हमारे पास एक टाइम का नहीं ग्राफ लिया हुआ, इन्होंने तीन इकट्ठे ग्राफ इन्होंने दिखाए हुए तीन टाइम के। ठीक है। पहली दफ़ा जब पेशेंट आपके पास आया ये वो है, उसके बाद कुछ देर बाद पेशेंट दोबारा आया तो ये दूसरी दफ़ा ग्राफ बनाया हुआ है, और तीसरी दफ़ा जो पेशेंट दोबारा आया मतलब थर्ड टाइम आया पेशेंट आपके पास तो ये तीसरी दफ़ा आपने ग्राफ बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है, इस ग्राफ का ये मतलब ये है कि एक ही दफ़ा पेशेंट आया तो ये उसका ग्राफ है। ठीक है। तो इट मीन्स कि आपने जो पहली दफ़ा ग्राफ बनाया तो आपके पास एक लाइन आई थी। ठीक है। पहली दफ़ा जब आपके पास पेशेंट आया तो एक लाइन आई थी। इट मीन्स दैट एक लाइन से आपको पता चल रहा है दैट ये हमारे पास सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने देखना होता है कि जो आपका लॉस है वो कहाँ पे है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी पे जो है वो लॉस नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें देखें कि आपकी जो ये अगर फर्स्ट लाइन को पहली दफ़ा जब पेशेंट आया तो अगर आप देखें तो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ पे लॉस ज़्यादा है। ठीक है। जितना नीचे हमारे पास ग्राफ होगा इट मीन्स दैट लॉस उतना ज़्यादा है। ठीक है। सो ये लोअर फ्रिक्वेंसीज़ पे लॉस ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद हायर फ्रिक्वेंसीज़ पे जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है कि ये देखें हायर फ्रिक्वेंसीज़ पे उसको सही सुनाई दे रहा है। ठीक है। इट मीन्स दैट कि पेशेंट को जो हमारे पास सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा वो लो फ्रिक्वेंसीज़ पे होगा। ठीक है। और आपके पास राइजिंग कर्व आएगी। ये जो आपके पास फर्स्ट टाइम आएगी ना, ये हमारे पास राइजिंग कर्व होगी। ठीक है। राइजिंग कर्व आपको ये बताएगी कि जो आपका लॉस है सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वो आपका लोअर फ्रिक्वेंसीज़ पे है। ठीक है। जब दूसरी दफ़ा पेशेंट आएगा तो ये आपके पास दूसरी लाइन आएगी। दूसरी दफ़ा पेशेंट आपके पास आया तो अब लॉस देखें क्या हाल हुआ है उसके कान का। ठीक है। अब जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें देखें फ्लैट कर्व आ रही है। इट मीन्स कि अब आपका जित नीचे जा रहा है मीन्स दैट कि अब आपका जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया जितना नीचे तक जाएगा मीन्स दैट इतने डेसिबल का लॉस होता जा रहा है। 60 डेसिबल्स का लॉस हो गया अब। ठीक है। मतलब ये फ्लैट कर्व हो गई है। अब मीनियर्स डिजीज़ का पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है, उसका हियरिंग लॉस प्रोग्रेस करता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड दफ़ा जब पेशेंट आया तो फिर देखें ज़रा क्या हो रहा है। पहले वो राइजिंग कर्व के साथ आ रहा था, फिर फ्लैट कर्व हो गई थी। अब देखें अब हमारे पास और ज़्यादा लॉस हो गया है। ठीक है। अब 100 डेसिबल्स से भी मतलब 90 डेसिबल्स तक लॉस जा रहा है। ठीक है। नीचे ज़्यादा जा रहा है तो अब आपके पास जो है वो डिक्रीजिंग कर्व आ रही है। ठीक है। मतलब डिक्लाइनिंग कर्व आ रही है, फॉलिंग कर्व आ रही है। ठीक हो गया। तो शुरू में याद रखना है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अर्ली स्टेजेस में मीनियर्स डिसीज़ के जो है वो राइजिंग कर्व आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेट होता जाता है पेशेंट की जो है लॉस ज़्यादा होता जाता है और जो कर्व होती है वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है, फॉल करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। तो ये आपका है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ठीक हो गया। उसके बाद हमने करनी होती है स्पीच ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री करने के बाद और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि स्पीच ऑडियोमेट्री जो होती है उसमें एक्चुअली जब भी हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन करना सीखते हैं पेशेंट को जो है ना हम कुछ वर्ड्स बताते हैं और पेशेंट को कहते हैं रिपीट करो। फॉर एग्जांपल हमको उसको कहते हैं पिन बस वगैरह। ठीक है। वो उसको रिपीट करता है, हमें पता चल जाता है कि उसको कितना समझ आया है। अगर तो उसे कम समझ आया होगा तो वो कम वर्ड्स रिपीट कर पाएगा। तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करते हैं हम। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जब भी पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है ना तो उस केस पे क्या होता है उसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो कम हुई होती है। ठीक है। अब क्योंकि ये सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कम हो। फर्दर तो हम टेस्ट करते हैं उसमें वी हैव द इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी होती है हमारे पास। ठीक है। कैलोरिक टेस्ट होता है, ग्लिस्ट्रोल टेस्ट होता है। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी जो होती है इसमें हम कॉक्लिया का फंक्शन चेक कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है नॉर्मल जो हमारी रेशो होती है सबमिटिंग पोटेंशियल ओवर एक्शन पोटेंशियल की वो 30% होती है। लेकिन मीनियर्स डिजीज़ में क्योंकि देखें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है ना कॉक्लिया की और इस तरह से ना तो वो टेनाइटिस वगैरह वर्टाइगो वगैरह हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सबमिटिंग पोटेंशियल जो होता है ना वो हमारे एक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास 30% की नॉर्मल रेशो होती है, अब 30% से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अगर आपको ग्राफ बुक में भी शो हुआ है कि ये आपके पास पीछे भी ग्राफ सेम बुक वाला ही है कि नॉर्मली हमारे पास जो सबमिटिंग पोटेंशियल होता है ये आपको नज़र आ रहा है कि एक्शन पोटेंशियल से कम है। ठीक है। तो 30% इसकी रेशो आती है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबमिटिंग पोटेंशियल जो है वो एक्शन पोटेंशियल से मतलब तकरीबन मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हो गया ना, इस वजह से 30% से ज़्यादा रेशो हो जाती है। कैलोरिक टेस्ट जो होता है ये हम परफॉर्म करते हैं वार्म एंड कोल्ड वाटर जो है उसको कान के पास लेके आते हैं वो परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये कैलोरिक टेस्ट में भी हमारे जो लोग होते हैं, ठीक है, वो उनका मीनियर्स डिजीज़ के जो लोग होते हैं उनमें रिड्यूस्ड रिस्पॉन्स होता है अफेक्टेड साइट, जो खराब काम होता है ना वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। ग्लिस्ट्रोल टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट को जो है वो ग्लिस्ट्रोल देते हैं, बाहर से हम उसको पीने के लिए देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, पीने कह रही हूँ, उसमें से देते हैं, ग्लिस्ट्रोल डालते हैं, ठीक है। आपने वो जब देखा था ना, वो देखा था कान के थ्रू जब हम दे रहे थे वो इथेनॉल ग्लिसरीन दे रहे थे ना, जब हमने देखा था फ्रंकल्स का केस, तो उसमें वो डिहाइड्रेशन कर रहा था ना, डिहाइड्रेशन सारा पानी सक कर रहा था। तो यहाँ पे भी हमने ये जब ग्लिसरॉल पीने के लिए देते हैं पेशेंट को, कहते हैं कि ओरली देंगे ग्लिसरॉल, तो उससे क्या होगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जितना भी पानी होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होता है, जो एंडोलिम्फ जो है वो प्रोड्यूस हुआ होता है ज़्यादा अमाउंट में, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो उसकी हेयरिंग इंप्रूव हो जाती है ग्लिसरॉल टेस्ट में। ठीक हो गया कि देखें वही हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है, इसमें समेटिंग पोटेंशियल जो है वो पहले देखें इतना था, अब ज़्यादा हो जाता है मीनियर्स डिजीज़ के लोगों में 30% से। जी एक्चुअली देखें आपके पास ये इन्होंने शो किया हुआ है बिफोर ग्लिसरॉल एंड आफ्टर ग्लिसरॉल, ठीक है, नीचे वाला आप इग्नोर करें, यहाँ पे बस आप देखें कि देखें बिफोर ग्लिसरॉल देने से पहले उसकी जो लाइन थी, कर्व थी, वो यहाँ थी, मतलब डेसिबल ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। अब जैसे हमने ग्लिसरॉल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हमारे एंडोलिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हियरिंग इंप्रूव हो जाती है और ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्चुअली ग्लिसरॉल टेस्ट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास कैलोरिक टेस्ट है, इसमें हम कोल्ड एंड वार्म वाटर की एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। ये कोल्ड वाटर है, ये जो ठंडा पानी है ना, ये आपको ब्लू से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम ठंडा पानी कान में डालते हैं तो आपकी जो आंखें होती हैं वो नॉर्मली जो इस तरह थी वो अब उस तरफ मूव करती हैं जिस तरफ हमने कोल्ड वाटर डाला होता है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है निस्टैग्मस का, वो हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है, और स्लो कंपोनेंट उस तरफ होता है जहाँ पे हमने पानी डाला होता है, ठंडा पानी। अब हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला है, ये आपको वार्म वाटर दिखाया हुआ है ऑरेंज से, ठीक है। जब हम गर्म पानी डालते हैं तो देखिए ऑपोजिट मूवमेंट हुई है, और ये मूवमेंट कैसी होती है कि जो फास्ट कंपोनेंट होता है वो जिस साइड पे हमने पानी डाला है गर्म उस तरफ होता है निस्टैग्मस का, और जो स्लो कंपोनेंट होता है वो उस तरफ होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका निमोनिक होता है काउज, ठीक है। कोल्ड ऑपोजिट एंड वार्म सेम, ठीक है, मतलब कोल्ड ऑपोजिट मीन्स के जब हमने ठंडा पानी कान में डाला तो फास्ट कंपोनेंट ऑपोजिट साइड पे होता है, और वार्म ये WS मीन्स के वार्म वाटर जब हमने डाला तो उसका जो हमारे पास था वो सेम साइड पे था फास्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिए पिक्चर से, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपके पास स्पेशल ऑडियोमेट्रिक टेस्ट लिखे हुए हैं आप बुक में, वो उसके जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट पॉजिटिव होता है, मीन्स के रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होता है कि पहले ना हम पेशेंट के साथ आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, तो पेशेंट को सुनाई नहीं देता मीनियर्स डिजीज़ के, वो कहते हैं थोड़ा सा ऊँची बोलो, हम थोड़ा सा ऊँची बोलते हैं तो वो इतनी ज़्यादा उसको आवाज़ लगती है, वो कहते हैं इतना ऊंची बोल रहे हो, हम कहते हैं हम तो इतना ऊंची नहीं बोल रहे, वो उसको ज़्यादा जब हम ऊंचा बोलते हैं तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा आवाज़ आती है अगर हम ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट, वो इसमें पॉजिटिव आ रहा होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा CC टेस्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका जस्ट आपने नाम याद रखना है, लेकिन इसमें बस मैं आपको ये बात बताऊँगी कि एक्चुअली ना हम थोड़ा थोड़ा मतलब पहले एक साउंड दिया, उसके बाद थोड़ी और इंटेंसिटी कर दी साउंड की, फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये इनको मतलब जो इंटेंसिटीज़ चेंज हो रही होती है ना, इनको अच्छी मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो स्मॉल मतलब ये लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स विद द कॉक्लियर लीजन्स डिस्टिंग्विश द स्मॉल चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द प्योर टोन, मतलब थोड़ी सी भी इंटेंसिटीज़ में चेंजेस आती है ना तो उनको बहुत जल्दी अच्छा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें याद रखना, नाम याद रख लें बस। और इसके अलावा आपके पास थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि पहले पेशेंट जो है ना मतलब नॉर्मल सुन रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली जो है हमारा मतलब हम जो होते हैं ना वो नॉर्मली मतलब सुन रहे होते हैं हर बात को, टोन को, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास होते हैं ना रेट्रोकॉक्लियर लीजन वाले, मीन्स के जिनकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व खराब है, उसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम दरअसल इससे कॉक्लियर लीजन से ना। तो वो टोन डिके टेस्ट क्या होता है कि टोन डिके मीन्स दैट वो पहले जो नर्व हमारे पास सिग्नल लेके जा रही है ब्रेन की तरफ, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ठीक है, पहले वो नॉर्मल सिग्नल लेके जा रही होगी, ठीक है, लेकिन वो ना फिर फटीग हो जाएगी, नर्व फटीग हो जाएगी, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि वो जो नॉर्मल सिग्नल्स लेके जा रही होगी वो अब नहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो वो फटीग होने की वजह से क्या होता है कि वो पहले तो पेशेंट को सही सुनाई दे रहा होता है और बाद में क्या होता है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, पेशेंट स्टॉप्स हेयरिंग अर्लियर, ठीक है, नर्व फटीग अगर हुई होगी तो इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की रेट्रोकॉक्लियर लीजन है। जस्ट आपने इनके नेम्स करने हैं। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, सबसे पहले हमने
ट्यूनिंग फोक टेस्ट किए, ऑटोस्कोपी वगैरह करके, प्योर टोन ऑडियोमेट्री आपने ग्राफ याद रखना है उसका, उसके बाद स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं हम, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट के जैसे आपने नाम याद रखना है, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी याद रखना है, उसमें आपने देखना है कि रिजल्ट क्या आता है, कैलोरिक टेस्ट का जैसा आपने नाम याद रखना है, और ग्लिस्ट्रोल टेस्ट का जैसा आपने जो है वो देखना है कि उसमें हम क्या करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, ठीक हो गया। उसके बाद वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं मीनियर्स डिजीज़ के, कॉक्लियर हाइड्रोप्स हो सकता है, वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स हो सकता है, ठीक है। जो कॉक्लियर हाइड्रोप्स के लोग होते हैं, ठीक है, मीनियर्स डिजीज से हमने इनको डिस्टिंग्विश करना होता है। जो कॉक्लियर हाइड्रोप्स के होते हैं उनमें वेटाइगो नहीं होता, सिर्फ कॉक्लियर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हालांकि मीनियर्स डिजीज में तो वेटाइगो भी हो रहा होता है। वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स में क्या होता है कि कॉक्लियर का जो फंक्शन होता है नॉर्मल होता है, जबकि हमारे मीनियर्स डिजीज में तो कॉक्लियर का फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लेरमॉइस सिंड्रोम, कैरेक्टराइज्ड बाय अटैक्स ऑफ टिनाइटिस, ठीक है, और डिमिनिश्ड डेफनेस फॉलोड बाय वर्टाइगो आफ्टर विच हियरिंग इम्प्रूव्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लोग होते हैं लेरमॉइस कि पहले पेशेंट की हेयरिंग ख़राब होगी, ठीक है, पेशेंट की पहले हेयरिंग ख़राब होगी, उसके बाद उसको वर्टाइगो आ रहा होगा, ठीक है, कि मतलब पहले डिमिनिश्ड डेफनेस होगी, डिमिनिश्ड हेयरिंग होगी, मींस डेफनेस होगी, उसके बाद वर्टाइगो आ रहा होगा पेशेंट को, ठीक है, वर्टाइगो का अटैक आ रहा होगा। लेकिन हमारे पास जो है मीनियर्स डिजीज़ के लोगों में क्या होता है, पहले वर्टाइगो होता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो गुड हेयरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास रिवर्स ऑर्डर, बस आपने याद रखना है कि वेरिएंट्स होते हैं कॉक्लियर हाइड्रोप्स, वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स और आपके पास जो है लेरमॉइस सिंड्रोम। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है ड्रॉप अटैक्स, टर्मक्सिन्स ऑर्थोलिक क्राइसिस, उसमें बस आपने यह याद रखना है कि उसमें पेशेंट को ऐसे लग रहा होता है जैसे ज़मीन की तरफ मुझे कोई खींच रहा है, ठीक है, फीलिंग ऑफ हैविंग बीन पुश टू द ग्राउंड, ठीक हो गया। तो वो भी हमारे पास होता है। और उस सिंड्रोम में क्या होता है, किसी किस्म का ना ड्रॉप अटैक्स में क्या होता है कि पेशेंट को किसी किस्म का वर्टाइगो नहीं होता। मीनियर्स डिजीज़ में तो हमारे पास वर्टाइगो भी होता है ना, तो इस तरह से हमें डिस्टिंग्विश करना होता है। सो ये इन्वेस्टिगेशंस हमने कर ली और वेरिएंट्स हमने इसके देख लिए। उसके बाद ये मीनियर्स डिजीज़ और मीनियर्स सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है, ये जस्ट देख मीनियर्स डिजीज़ एक्चुअली हमारे पास इडियोपैथिक कंडीशन होती है, और जो मीनियर्स सिंड्रोम होता है ना उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो उससे रिजेंबल कर रहा होता है, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ कंडीशंस होती है, लाइक पेशेंट को ट्रॉमा हो गया, सिफिलिस हो गया, वायरल इन्फेक्शंस, उसकी वजह से जो है ना ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं क्लिनिकली, ठीक है। लेकिन जो मीनियर्स डिजीज़ होती है वो एक इडियोपैथिक कंडीशन होती है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ऐसे लोगों का वो देख लेते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि पेशेंट को हमने जो है वो आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। सबसे पहले तो रीअश्योर करना होता है। एक्यूट अटैक का पेशेंट आया होता है, वो जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो वाला एक पेशेंट दिखा कि ये वाला पेशेंट मैंने आपको दिखाया था, अब ये एक्यूट अटैक आया हुआ है इसको। अब इसको हमने इस तरह झूले नहीं दिले देना, इसको हमने ट्रीट करना है, ठीक हो गया। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, तो पेशेंट को हमने सबसे पहले सुकून से लिटाना है, ठीक है, बेड रेस्ट देनी है, उसके बाद उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि वो वॉमिटिंग वगैरह भी कर सकती है, कर रही होगी, तो उसके लिए हम आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स एडमिनिस्टर करेंगे ताकि वो जो है उसका बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। इसके अलावा जो है हम उसको साथ में सीडेटिव्स दे देंगे, ठीक है, उसको सुला देंगे हम सीडेटिव्स दे के, रीअश्योर करेंगे। अगर तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारे पास अटैक्स आ रहे हैं क्यों, तो हम उनको रीअश्योर करेंगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आईवी फ्लूइड्स के साथ साथ हम वेजोडाइलेटर्स देते हैं। वेजोडाइलेटर्स क्या करेंगे, वो जो स्ट्रायोवैस्कुलरिस की वो वेजल्स होती हैं ना, वहाँ पे सर्कुलेशन जो लेब्रेंथाइन की होती है वो इंप्रूव करती हैं, ठीक है। सो एक्यूट मैनेजमेंट आपने इस तरह से करनी होती है, बेड रेस्ट के साथ, आईवी फ्लूइड्स के साथ, वेजोडाइलेटर्स के साथ और रीअश्योरेंस के साथ और सीडेटिव्स के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद क्रोनिक फेज़ को आप कैसे ट्रीट करो, जो क्रोनिक फेज़ होता है उसमें तो पेशेंट का लॉन्ग टर्म होता है ना काम, तो हमने पेशेंट को वहाँ पे जो सेम चीज़ें देनी होती हैं वो हमारे सीडेटिव्स हैं और वो हमारे वेजोडाइलेटर्स होते हैं। क्रोनिक फेज़ में हमने वेजोडाइलेटर्स और सीडेटिव्स जो है पेशेंट को देने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें डायरेटिक्स देने होते हैं। डायरेटिक्स जो होते हैं ये भी पेशेंट के जो हमारे पास होते हैं फ्लूइड मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो है प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड होती है जो बुक में लिखी हुई है, और मैंने आपको बताया था एलर्जी की वजह से जो है ये मीनियर्स डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है, तो कुछ लोगों को तो एलर्जी जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी एलर्जेंस देंगे और उसके एक्सपोजर को कम करेंगे, ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन वगैरह करेंगे। और अगर हमारी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, उसकी वजह से भी मीनियर्स डिजीज़ हो सकती है, तो हमने उसको भी ट्रीट करना है। इसके साथ साथ क्या करेंगे, क्रोनिकली हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के जो कान होता है ना उसके अंदर जेंटामाइसिन इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये देखें, जेंटामाइसिन अंदर हमने जो है इंजेक्ट की, वहाँ से ये डिफ्यूज़ करके इनर ईयर में चली जाएगी। और आपको पता है हमारी जेंटामाइसिन जो है वेस्टिब्यूलो टॉक्सिक होती है ड्रग, तो ये हमारे वेस्टिब्यूल को जाके ना तबाह कर देगी, ठीक है। और क्योंकि वो पेशेंट को इतने अजीब अटैक्स आ रहे होते हैं, तो हमने ये जेंटामाइसिन थेरेपी करनी होती है ताकि जो है वेस्टिब्यूलो टॉक्सिक है और हमारे वेस्टिब्यूल जो है वो वहाँ से जो है वो मतलब उसको टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देनी है।
तो ये आपकी बुक में सारे ट्रीटमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहना है, उसको कहना है लो सॉल्ट डाइट कम करो। ये रीअश्योरेंस में सारी चीज़ें उसको साथ साथ समझानी भी हैं, ठीक है। और एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर ना करो, कॉफ़ी टी अल्कोहल ना लो, ठीक है, स्ट्रेस ना लो, ये सारी चीज़ें उसको सिखानी है। उसको कहना है अपना बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है, सब कुछ उसको समझाना है। उसके बाद ये बता दिया मैंने आपको, कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स होते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। हमने मेडिसिन देने के अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना होता है। डीकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, कि वो जो आपका हमारे पास दरमियान में कॉक्लियर है ना, मतलब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, बाय बोनी लेब्रिंथ है, तो हम बोनी लेब्रिंथ जो होती है उसको डीकम्प्रेस करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो उसकी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो थोड़ा सा डीकम्प्रेस हो जाए। तो डीकम्प्रेशन ऑफ द एंडोलिम्फेटिक सैक, ठीक है, जो एंडोलिम्फेटिक सैक होता है उसकी हमने डीकम्प्रेशन करनी होती है। उसके साथ साथ हमने जो है वो एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन करना होता है। इसमें हम जो है शंट डाल देते हैं और वहाँ से जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है। लाइक हम इसको मैस्टोइड में ड्रेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम सैक्यूलोटॉमी कर देते हैं। इसमें हम सैक्यूल जो होता है उसके अंदर, मतलब सैक्यूल के अंदर जो है ना होल कर देते हैं, जिससे फ्लूइड जो होता है ना वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, मतलब ड्रेन होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अपनी जो वेस्टिबुलर लेब्रिंथ है, एक तो हमने जेंटामाइसिन से उसको डिस्ट्रक्शन की थी ना, यहाँ पे हम जो है वेस्टिबुलर लेब्रिंथ की अल्ट्रासाउंड से भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स में हम क्या करते हैं, हम लेब्रिंथेक्टमी कर देते हैं, जिसमें हम पेशेंट का जो लेब्रिंथ होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है ना उसको पूरी तरह से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो जो पेशेंट के अटैक्स हैं वो ख़त्म हो ना। तो हम जो है उसको ट्रांसमेस्टॉइड रूट से भी जा सकते हैं, मतलब पीछे मेस्टॉइड के थ्रू भी जा सकते हैं, और ट्रांस केनाल अप्रोच से भी जा सकते हैं। मीन्स हम अपने जो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है वहाँ से भी जाएंगे और अपने लेब्रिंथ को रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मीनर डिवाइस। मैं आपको दिखाती हूँ। मीनर डिवाइस में हम क्या करते हैं, ये देखें, बाहर से हम जो है इस तरह से हम डालते हैं, इसको प्रेशर देते हैं बाहर से हम, ये अंदर कान की तरफ प्रेशर जाता है, एक्सटर्नल ईयर से अंदर की तरफ प्रेशर जाएगा, और ये देखें अब एक्सटर्नल ईयर में प्रेशर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमें ट्यूब नज़र आ रही है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ये हमने ट्यूब रखी होती है यहाँ पे, ठीक है, वेंटिलेशन ट्यूब होती है। यहाँ से प्रेशर वेव्स हम बाहर से डालते रहते हैं, ये प्रेशर अंदर जाता है, वेव्स जाएंगी और ये जाके इसको कंप्रेस करेंगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये यहाँ पे एंडोलिम्फ ज़्यादा हुआ था ना, तो ये वेव्स यहाँ पे आके इसको टकराएंगी और क्या करेंगी, इसको अंदर की तरफ दबाएंगी ताकि ये जो है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ जाए, हमारी जो ऊपर की तरफ कंप्रेशन दे रही है हमारी ऊपर की तरफ वेस्टिबुलाई को, वो कम दे, ठीक है। तो ये थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है, अफेक्ट होता है हमारे मीनर ट्रीटमेंट का, ठीक है। बाहर से प्रेशर वेव्स दी ताकि अंदर जाके वो हमारी एंडोलिम्फेटिक को अंदर की तरफ प्रेस करे, ठीक है। तो पेशेंट की डाइट चार्ट उसको अच्छा सा बना के देना है ताकि वो अपनी सॉल्ट इंटेक उसमें कम हो, उसके अंदर स्मोकिंग कम हो, उसमें वाटर कम हो, उसमें कॉफ़ी टी ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें वो यूज़ ना। सो ये यहाँ पे जो है उन्होंने बताया हुआ कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अल्कोहल, कॉफ़ी, कैफ़ीन वगैरह, मेडिकेशन लेनी है जो मैंने बताई, वेज़ोडाइलेटर्स हैं, सीडेटिव्स हैं और आपके डायरेटिक्स हैं, और कुछ प्रोपेथिलीन ब्रोमाइड है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह हैं, ठीक है। सर्जरी हमने कर दी। सर्जरी में हमने क्या क्या किया, हमने जो है लेब्रेंथेक्टमी कर दी, ठीक है, इसलिए किया। और कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं। डिस्ट्रक्टिव में लेब्रेंथेक्टमी आता है, कंजर्वेटिव में डिकम्प्रेशन करते हैं एंडोलिम्फेटिक सैक का, या शंट ऑपरेशन करते हैं, या सैक्यूलोटॉमी करते हैं, या आपको मैंने बताया कि अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन करते हैं। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, उसको बैलेंस मेंटेन करना उसको सिखा रहे हैं। आपका जो आता है वो इस तरह से आएगा कि ये देखें, इसको एपिसोडिक रोटेटरी वर्टाइगो हो रहा है, ठीक है। मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, मैंने बताया था। वर्टाइगो है, नोजिया वोमिटिंग के साथ आ रहा है, फुलनेस है, हेयरिंग लॉस है, टिनाइटिस है। तो इस तरह से आएगा। ये चारों जो नाम है ये आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।